नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला। साथियों चलिए देखिएगा, बिना देर किए सीधा शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। कोशिश ये करेंगे कि पूरी वर्णमाला को आज फिनिश कर दिया जाए घंटे की वीडियो में, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा को लिख रहा हूँ। सबसे मुख्य बात बता दूं आपको, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना वो हैंड राइटिंग पे कभी ध्यान नहीं देंगे। ये ना सोचे कि सर इतना गंदा लिख रहे हैं, आपको समझ में आएगा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लिखते रहा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की। देखिएगा कभी कभी आपको क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह लिखा हुआ मिल जाता है, तो एक ही बात होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। चलिए ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वर्णमाला कहलाता है। अब अगली बात आती है कि वर्णमाला आपकी कितने भागों में बटी हुई है। उससे पहले छोटी सी बात देख लेते हैं कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, आपसे क्वेश्चन ये आएगा, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या हम कहते हैं लघुतम इकाई, एक ही बात है, लघुतम इकाई। तो ये होती है आपकी वर्ण। क्या होती है, वर्ण। अब अच्छा इसमें भी कंफ्यूजन रहती है, कभी कभार वर्ण दे देता है, कभी कभार ध्वनि दे देता है। देखो यार, जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला का, क्या बोला मतलब का, तो मैंने का को बोला, आपने पहले का को सुना उसके बाद लिखा, तो जो सुना वो क्या होता है, साउंड होता है। क्या होता है, साउंड होता है। जिसको आप लिख देते हो वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार देखिएगा जरा, हम अगर हमको ये देता है कि वर्णमाला की लघुतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्ण है। क्या है, वर्ण। लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट ये कर देते हैं कि वर्णमाला की लघुतम मौखिक इकाई। कैसी इकाई, मौखिक इकाई। जब हम मौखिक इकाई की बात करेंगे तो दिखाई दे रहा है, मौखिक इकाई की अगर हम बात करेंगे तो मौखिक इकाई जो आपकी होगी, तो मैं इस साइड पे लिख दे रहा हूँ, जो मौखिक इकाई होगी वो आपकी ध्वनि। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई तो आप कहेंगे वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आप क्या कहेंगे, ध्वनि। इसी चीज में थोड़ा सा चेंजमेंट और करेगा कि वर्णमाला की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित की बात करेगा तो क्या होगा, वर्ण। इसी चीज में थोड़ा सा चेंज और कर सकता है कि अगर लिखित की बात करें, लिखित इकाई बताओ, तो लिखित इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी, मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी। अगला पॉइंट इसी में आपसे ये पूछता है, एक दो पॉइंट ये हो गई, वर्णमाला की मौखिक इकाई ध्वनि, वर्णमाला की लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी। अब आपसे पूछ देता है कि वर्णमाला की सार्थक इकाई, लघुतम सार्थक इकाई। देखिएगा जरा, वर्णमाला की लघुतम, एक शब्द का इस्तेमाल करेगा आपसे, लघुतम। लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुतम सार्थक इकाई। तो लघुतम सार्थक इकाई, सार्थक को अगर आप पकड़ेंगे, हाँ सार्थक यानी कि जो कुछ अपना अर्थ दे, वो क्या कहलाएगा, नहीं तो शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो ये होता है, पहला क्वेश्चन वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, आप कहेंगे वर्ण। अगर मौखिक इकाई की बात करता है तो आप क्या बताएंगे, ध्वनि। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि वर्णमाला की लघुतम सार्थक इकाई, यानी जो अर्थ अपना कुछ ना कुछ देती है वो क्या कहलाती है, शब्द। जैसे आपसे बोल दिया जाए कमल, जब आप कमल बोला जाता है तो आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ कमल को बोला गया, कमल एक फूल होता है, ठीक है। उसी प्रकार वर्णमाला की पूर्ण सार्थक इकाई, बच्चों के दिमाग में आता है तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि वर्णमाला की पूर्ण सार्थक इकाई वो क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी। हालांकि ना तो आज हम चर्चा शब्द की कर रहे हैं, नहीं वाक्य की कर रहे हैं। आज केवल चर्चा हम कर रहे हैं किसकी, वर्णमाला की कर रहे हैं। तो वर्णमाला की चर्चा कर लेते, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा और इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हिंदी बाकायदा पूरी आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, मतलब A to Z। पहले हम ग्रामर को कवर करेंगे, ग्रामर के बाद साहित्य कवर कर लेंगे, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जितना आपको पढ़ा देंगे वर्णमाला में उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं वर्णमाला के प्रकार की हम बात करेंगे सर। तो वर्णमाला के कितने प्रकार की होती है बताएगा, वर्णमाला कहते हैं हम वर्ण बताएंगे कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार की वर्णमाला होती है। या वर्ण की बात करें तो वर्ण आपका 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन।
होता है आपका स्वर, एक होता है। अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की चर्चा बाद में करेंगे। व्यंजन की संख्या होती है 33। 11 और 33 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 44। जबकि वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में टोटल वर्ड होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। इन दोनों को जोड़कर 44 हुआ है। बाकी 8 व्यंजन आएंगे, धीरे धीरे हम चढ़ेंगे पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, 44 4 हो जाएगा 48। फिर उसके बाद द्विगुण व्यंजन होते हैं आपके डा और डा, उनके नीचे भी ये लगा रहता है, ये उत्क्षिप्त जिसे कहते हैं, ठीक है। 48 तो कितना हो जाएगा? 50। और दो होते हैं आपके अंग, अंग और आहा। आहा को विशेष कहा जाता है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। यानी ये जो अंग होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और ये जो आहा होता है ये विशेष कहलाता है, ठीक है। टोटल 52 वर्णों का वर्गीकरण ऐसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल विश्व, प्रसव के बाद व्यंजन की चर्चा करेंगे। देखिएगा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा क्या होती है बताइएगा कोई? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। देखिएगा स्वतंत्र रूप से, इसकी मैं परिभाषा नहीं करता हूँ। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखी है, 11 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन, स्वर कहलाएंगे। अब आपसे अगर पूछते व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो व्यंजन वो होता है स्वर की सहायता से बोली गई ध्वनियां या स्वर की सहायता से बोले गए वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि स्वर की सहायता से बोले गए वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप इसको देखिए, जैसे इसका उदाहरण अगर लें, जैसे का, जब आप का को बोलते हो ना तो इसमें छोटा आ जो स्वर होता है वो छिपा रहता है। तो आप इसको बोलोगे तो ये टूटेगा का धन का। तो ये जो का के नीचे लगा हुआ है हलन, ये व्यंजन का प्योर रूप होता है, शुद्ध रूप होता है व्यंजन का। पिछली बार पुलिस में पूछा गया था इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है, और एक कहा कौन सा व्यंजन है, तो जिसके साथ ये हलंत लगा हुआ आप समझ जाइएगा ये क्या है? प्योर व्यंजन है। तो व्यंजन की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजन को मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। अब जब हम स्वर की चर्चा कर ही रहे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। चलिए वर्णमाला को मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। स्वरों की संख्या 11 है, 11 के 11 स्वर गिर गए। फिर उसके बाद हम स्वरों को बढ़िया तरीके से पकड़ेंगे। स्वर आपको बोलते हैं 11, कौन कौन से पहले नोट कर लेते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीजें आती होंगी। ये जो है ना स्पेशल वर्ड है क्या? ऋ। ऋ जो होता है एक लिखित स्वर है। आपसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर है आपके 10 और लिखने के आधार पर कितने? 11। क्योंकि ऋषि को उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं करते। ऋषि के बाद आपका आ जाएगा ये आ जाएगा, आ जाएगा, वो आ जाएगा और आ जाएगा। ये टोटल आपके 11 स्वर होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका बनता है लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर आपसे हो जाएंगे 10। कौन काउंट नहीं होता है? ऋषि काउंट नहीं होता है। लिखने के आधार पर कितने? 11। तो आपसे कभी भी नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उच्चारण हमारे जो है स्वर कितने प्रकार के, तो आप क्या बताएंगे? 11 मैंने स्वर लिख दिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम्पल घुमा देता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर बताओ, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। ऋषि को यहाँ पर काउंट नहीं करना चाहिए। अगला टाइप पढ़ते हैं लोग मात्रा के आधार पर। एक स्वर यहाँ पर और छोटा सा टाइम उसको निकाल देते हैं। देखिएगा जरा, आगत स्वर आपसे पूछा जाता है क्या? आगत स्वर कैसा स्वर? आगत स्वर। आगत स्वर केवल आपका एक ही है, उसका नाम है अ। क्या है? अ। देखिएगा जरा, ये अंग होता है, अंग की बिंदी, ठीक है। लेकिन ये अ होता है फर्जी का लगा रहता है, इसके ऊपर अंग की बिंदी नहीं लगी रहती, ठीक है। जैसे आप लिखा हुआ देखेंगे, आपने देखा हुआ डॉक्टर, क्या? डॉक्टर। डॉक्टर में लेकिन अंक की बिंदी नहीं लिखी है। जैसे अब कॉपी, टॉफी, कॉफी, ये शब्द होते हैं इनके ऊपर ये लगा रहता है, यानी कि आगत स्वर लगा रहता है। तो आगत स्वर आपका क्या है? केवल एक है, यानी कि अ है। और ये कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं लोग, चलिए। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला टाइप है आपका मात्रा के आधार
कोशिश करता हूँ आपको कम समय में ज्यादा चीजें दे दी जाए। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, तो ये हो जाएंगे मित्र आपके 3। कौन कौन से 3 हैं? मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के हैं। पहला आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर को कभी कभार होता है क्या एग्जाम में, थोड़ी सी भाषा घुमा देता है, कहता है मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोल दिया जाता है? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर कहें या मूल स्वर कहें, एक ही बात है। ये कौन कौन से होते हैं? केवल 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिए शुरू के 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। ठीक है, अगर हम किसी को नहीं भी काउंट करेंगे, जैसे कि हम लोग उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, लेकिन आपसे पूछिए ह्रस्व स्वर या मूल स्वर तो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, रे। ठीक है, अगला टाइप आएगा इसी में। अच्छा, इसकी अगर परिभाषा हम कहें तो परिभाषा में ये हो जाएगा जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे। ठीक है साथी, वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे या मूल स्वर कहलाएंगे। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है हम ये कहेंगे कि ह्रस्व स्वर से, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, या हम कह दें कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। देखिए जरा, जितने भी बच गए वो सारे के सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? देखिए जरा, बड़ा आ 2 मात्रा का समय है, तो इसमें बड़ा आ। बड़ा आ के बाद में आपका हो जाएगा बड़ी ई, बड़ी ई के बाद में आपका हो जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद में ए और औ। ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर। एक चीज और याद रखिएगा, हम इन 4 को देखेंगे ना, इन 4 को, तो ये आएंगे दीर्घ के साथ में दीर्घ संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं? दीर्घ संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर से क्या बताएं? कभी बताएंगे, ये जो है ना, ये 2 वर्गों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, और ये होते हैं आपके दीर्घ सामान्य दीर्घ स्वर, यानी कि आ और आ, ई और ई, उ और ऊ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। सामान्य दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। चलिए इनका मैं मॉडिफाई कर ही देता हूँ। सामान्य दीर्घ को कहा गया, देखिए जरा, इनको कहा जाता है सामान्य दीर्घ, जैसे कि आ प्लस आ से मिलकर बनता है, यानी कि पहला वाला भी वर्ण आ और बाद वाला भी वर्ण आ। उसी प्रकार में ई और ई से मिलकर बनेगा। ये संयुक्त क्यों है? संयुक्त का मतलब होता है इसमें 2 चीजें काउंट हो या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ जाए, वो क्या कहलाती है? संयुक्त है। चलिए जरा देखिए, देखो ये किन से मिलकर बनेगा? ये जो आपका मतलब ए है, ये आ प्लस ई से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर बनता है। इसको बोल के देखिएगा, आइए बोल के देखिएगा, आइए आपकी भाषा आएगी ए जैसी। उसी प्रकार आपका जो ए है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। ये बनता है आ प्लस ए से मिलकर बनेगा, वो जो है ना आ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा। बोलिएगा जरा औ, बोलिएगा जरा इसको औ, तो आप बोलेंगे उच्चारण में पता चल जाएगा। वो जो है आपका आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। इनकी आगे चर्चा करेंगे जाति के आधार पर, और 2 प्रकार की हो जाती है, सजातीय और विजातीय। तो विजातीय स्वर भी 4 होते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं, सामान्य दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, जरा लिखते रहना, साथ में आप लोग नोट्स बनाएंगे, आप बढ़िया प्रॉपर्ली। अच्छा, एक टाइप और हमारा क्लास है, उसको बता देते हैं। 3 प्रकार के थे ना, 2 हमने बताए ह्रस्व, 3। अगला आपका है तीसरा प्लुत स्वर। ये क्या वाला है? इसको देख लेते हैं। प्लुत स्वर, देखिए कुछ भी नहीं होता, इसमें होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब सर आप कहेंगे कि जो है ना, आपने 11 के तो 11 पूरे काउंट करवा दिए, अब बचा कौन सा है? तो बचा कुछ भी नहीं, देखिएगा जरा, जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, नाम लेने के बाद सांस को रोक देते हैं, वही बन जाता है प्लुत स्वर। जैसे आपने राम का नाम लिया, राम, तो जो रा के बाद आपने सांस को रोका है ना, वही क्या बन जाएगा? प्लुत स्वर। जैसे आपने राम बोला ना, राम, तो आपने रा के बाद जो सांस को खींचा है ना, ऐसे लिखा जाता है, ये प्लुत स्वर हो जाएगा। यानी प्लुत स्वर के जो सिंबल हो जाएंगे, प्लुत स्वर का सिंबल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे, अगर हम बात करें, अगला इसका फेमस उदाहरण रहता है, तो वो ये रहता है ओ। हर किसी को बताना ओ, ठीक है। तो ये आपके मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा,
मात्रा के आधार पर वो करेंगे मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार, मुख के सुलझे या बंद होने के आधार पर, बंद होने, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों के प्रकार, बातें नहीं करेगा पीछे। स्वरों के प्रकार, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। अब ये नहीं बना के आगे में चलिए देख लेते हैं। तो बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब एग्जामिनर का मूड होगा ना अच्छा पेपर का लेवल हिंदी का बनाए, तो स्वर से अगर उसको प्रश्न पूछना होगा तो यहाँ से पूछेगा। चलिए देखिए, ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखिए। तुम लोग पीछे ये बता देना है कि वो कहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना सब कुछ। चलिए अच्छा, पहला आपका हो जाएगा सम्मिलित स्वर, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर सम्मिलित स्वर पहला। दूसरा आपका हो जाएगा अर्धसम्मिलित स्वर, तीसरा आपका हो जाएगा विकृत स्वर, ठीक है। चौथा हो जाएगा अर्धविकृत स्वर। आप आगे इसके आगे लिखेंगे विकृत स्वर, अर्धविकृत स्वर और यहाँ पर अर्धसम्मिलित और सम्मिलित लिखेगा। इनकी कुछ अपनी क्रिया होगी। सम्मिलित स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आपका लगभग बंद हो जाए। क्या? जिन स्वरों को जब हम बोले ना, उनके उच्चारण में आपका मुंह लगभग बंद रहे तो क्या कहलाता है? सम्मिलित स्वर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी ट्रिक है, इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, अलग अलग शिक्षक अलग अलग अपनी ट्रिक बनाता है। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है समृद्ध, तो सासी यहाँ से समृद्ध में से सा उठा लिया और यानी कि सुई, क्या ले लिया फिर? सुई। अब हमको पता है सा तो हमारा स्वर है। अच्छा, देखने की कोई जानकारी है नहीं, अभी विज्ञान में आपको पढ़ाई नहीं, तो जो पढ़ाया है उसकी जानकारी है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम करेंगे क्या? ऊ के दोनों रूप लेंगे और ई के दोनों रूप ले लेंगे। तो ऊ के दोनों रूप लेंगे ऊ, ई। आप कहेंगे ऊ और ई, ये किसमें आ जाएगा? सम्मिलित स्वर में। किसमें आ जाएगा? सम्मिलित स्वर में। सम्मिलित स्वर में क्या क्या आ जाएगा बताइएगा जरा। ऊ और ई, बोलिएगा जरा, बोल के देखिए। ई, ऐसा लग रहा है कि हमारा मुंह जो है ना बिल्कुल बंद करके भी बोल सकते हैं। बोलिए जरा, बोला जा सकता है ना। यानी जिनके उच्चारण में मुंह हमारा लगभग बंद रहता है वो क्या कहलाता है? सम्मिलित स्वर कहलाता है। परिभाषा आपने भी ठीक है, मैंने बोल दिया, दिक्कत वाली बात है। आपके पास वीडियो रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप इसको एक बार 10 बार देखिएगा, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अर्धसम्मिलित, यहाँ पर क्या था? सुई। इसकी अपनी ट्रिक बनेगी। देखो यार, यहाँ पर है सम्मिलित यानी पूरी सुई, और यहाँ पर है अर्धसम्मिलित यानी आधी सुई। तो ये कहेगा अर्धसम्मिलित यानी आधी सुई। इसकी ट्रिक बन जाएगी ओए, या ओए। जैसे कोई ये बालक है, उसको सुई लगाएंगे, तो फिर डॉक्टर ने कहा यार दूसरी सुई आधी लगवा लो, उसने कहा आधी सुई ना लगा दी, आधी सुई बहुत खतरनाक है, तो उसने कहा ओए। तो ओए का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ओ और ए। ओ और ए आपके किसमें आ जाएंगे? अर्धसम्मिलित में आ जाएंगे। अगला होता है विकृत। विकृत में होता क्या है? जिसके उच्चारण में मुंह आपका पूरा खुल जाए। कैसा खुल जाए? पूरा खुल जाए, डब्बा जैसा। जैसे आ, क्या? आ बोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उससे होगा आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। आ विकृत स्वर में क्या आ जाएगा? आ। अब बाकी जितने बचे हैं अर्धविकृत में आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बचा है। छोटा आ बचा है, और उसके बाद में आपका ओ बचा है, और आपका क्या बचा है? और आपका बचा है ए, ठीक है। आपका अर्धविकृत में बचा आ, औ और ए, ये आ जाएगा। टोटल जोड़ी का उच्चारण के आगे स्वर आपके 10 प्रकार के थे। 4 तो 6 7 10। तो सम्मिलित स्वर कौन सा? सुई, उ और ई। अर्धसम्मिलित आधी सुई और खतरनाक वाली ओ, ये आधी सुई ये क्या हो जाएगा? ओ। विकृत में बड़ा, अर्धविकृत में आ और ए। अगर आपको ये याद होगी तो आप चलिए ये चीज आसान बताऊँ, आपको याद होगी। अगला होता है आपका, ये हो गया था मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर
स्वर हो जाएगा। अगला है आपका जीभ के उठने या गिरने के आधार पर, जीभ के उठने या गिरने के आधार पर स्वर होता है आपका 3 प्रकार का। दिख रहा है, सुनिए, दिख रहा है। जीभ के उठने या गिरने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चलिए तो देख लेते हैं। कैमरा में वहां दिखाई दे रहा है, मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहला है आपका अग्र स्वर, अगला है आपका मध्य स्वर, और अंतिम है आपका पश्च स्वर। क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पश्च स्वर। अब चलिए जरा देख लेते हैं, टिक डालें थोड़ी सी, तब तक आप बिल्कुल करिएगा। देखिएगा अग्र स्वर की अपनी एक ट्रिक होती है। अब जब ये जीभ के आधार पर स्वर है यार, तो जीभ के आधार पर यानी कि जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे वो अग्र स्वर कहलाएंगे। क्या? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे वो अग्र स्वर कहलाएंगे। इसकी भी ट्रिक हो जाएगी। देखिए अग्रीय, क्या? अग्रीय। तो यहाँ से क्या करेंगे? ई के दोनों रूप और ए के दोनों रूप, यानी ई, ए और ए। दोबारा से सुन लीजिएगा। अग्र स्वर में क्या होगा? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। यानी कि इसकी ट्रिक अपनी है अग्रीय। क्या? अग्रीय। तो आ को आप छोड़ दीजिएगा, गा तो आपका है व्यंजन, स्वर तो है नहीं। तो ई के दोनों रूप और ए के दोनों रूप लेंगे, ई और ए। जरा बोल के देखिएगा, ऐसा लग रहा है ये एकदम बाहर रखी हुई स्वर है ना, यानी जीभ का अगला भाग इनमें काम कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक है क्या? मध्य स्वर में आएगा छोटा आ केवल। बोलिएगा जरा इसको, आ। जब आप बोलेंगे तो इसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य स्वर। बाकी जो स्वर बचे हैं सारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। देखिएगा जैसे बड़ा आ, बोलिएगा बड़ा आ, ऐसा लग रहा है कि जीभ के पिछले भाग से आ रहा है। ठीक है, एक है तो उधर करी चुके हैं ओ और औ, 3 4 और कौन सा बच गया? और बच गया। कौन सी बच गई? ये आपको सिस्टमेटिक से लिखते हैं। फर्स्ट स्वर कौन से हो गए? बड़ा आ, ओ औ। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीभ का पिछला भाग हमारा काम करना है। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हमारा क्या बचा है? चलिए देखते हैं। अगला डाल दीजिएगा कोष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि कोटों की स्थिति के आधार पर। कोष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। नीचे कोष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। और थोड़ा नीचे आधार पर स्वर। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार ये होते हैं मित्र 2 प्रकार के। कौन कौन से देखो? एक होता है आपका वृत्ताकार, एक आपका पहला होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है आपका अवृत्ताकार। पहला मैंने क्या बताया? वृत्ताकार। अगला क्या है? अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर वो होंगे जिनके उच्चारण में हमारे जो होंठ होंगे वृत्त के आकार के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? वृत्त के आकार के। जैसे कि आप बोलेगा देखो आपके होंठ जो है ना वृत्त के आकार के जैसे बन रहे हैं, देखिएगा जरा, देखिएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ही अगर आप घर पे पढ़ेंगे ना सारी चीजों को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अगर आप भी सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। ऐसे हमने भी सीखा। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? अवृत्ताकार में आ जाएंगे। चलिए अच्छा देख लेते कौन कौन सा बचा है। आपका आ बचा है, आपका ई बची है, ए और ए बचा है। ठीक है सर, तो ये आपके हो गए थे कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने थे? 2 प्रकार के, एक वृत्ताकार एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में जिनके उच्चारण में स्वर आपके वृत्त के आकार के जैसे बन जाए, अवृत्ताकार जिनके उच्चारण में आपके ओठ जो है ना वृत्त के आकार के ना हो। ठीक है, ये वृत्ताकार।
आवृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेंगे जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये सब जाति क्या हमने आपको पहले बताया था, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जाति के आधार पर भी स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सभी देखिएगा, सजातीय और विजातीय। क्या होता है मतलब सजातीय और विजातीय। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सजातीय। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सजातीय स्वर यानी कि एक ही जाति के स्वर को सजातीय स्वर कहलाएंगे। विजातीय स्वर यानी कि जो दो जातों से मिलकर बने विजातीय स्वर। ठीक है, चलिए देखते हैं सजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे। आपका आएगा छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, यही आएंगे। राजशी को ले लेंगे, राजशी को लेने से तो मतलब है। और आपका आएगा उ। ठीक है नहीं, तो सजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ, ई और उ, यानी कि एक ही जाति से मिलकर बने हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। बड़ा उ है, दो उ से मिलकर बने, छोटा और छोटा। विजातीय स्वर यानी दो जातियों से मिलकर बने होंगे, जैसे ए, ऐ, ओ और आय। ठीक है, ये दो जातों से मिलकर बने हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका क्या है? आ प्लस ई से मिलकर बना है, आ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। तो ये विजातीय स्वर होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो सजातीय और विजातीय हम लोगों ने पढ़ लिया है। संयुक्त स्वर की और चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपको बता चुका हूँ, ये भी बता देता हूँ। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं आपके चार। कौन कौन से? यही वाले चार होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है नहीं, स्वरों में इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। ठीक है, इसके बाहर आपसे स्वरों में नहीं पूछा जाएगा। तो स्वर जो थे वो आज आपके पूरे कंप्लीट हो गए। स्वर के बाद आगे चर्चा हम लोग करेंगे व्यंजन की, और व्यंजन की चर्चा हम लोग जस्ट इस क्लास के बाद, यानी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको दे देंगे, कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी छात्र पढ़ते हैं वीडियो को पूरा देखा करिएगा। वीडियो देखने के बाद में आपका काम रहेगा उसको लाइक करो। लाइक के बाद में अगर चैनल पे कोई नया जुड़ा हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा, और उसी के साथ साथ में जो आपका पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दीजिएगा। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपसे कोई छोटी सी चीज़ मांगते हैं कि वीडियो को लाइक करना होता है और जो है ना उसको शेयर करना होता है। चलिए, धन्यवाद।